देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लैंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं। और जहां तक इनकाउंटर की बात है उसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सुबह से समाचार देख भी नहीं पाया हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इनकाउंटर हुआ है तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि इनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। ये यूपी की तरफ मैसेज है क्या? आतंक बदमाशियों को ये मैसेज भी है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शे जाएंगे, बचेंगे नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले माफिया गुंडों का राज था, आज वहां से गुंडे भागकर दूसरे राज्यों में अपना बसेरा जमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ के किसी भी प्रकार के तत्व को जो प्रदेश को अशांत करे, यहाँ की शांति को भंग करे, ऐसे किसी भी तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भूपेश बघेल आज रायपुर दक्षिण में सारे कांग्रेस के जो करने नेता वाले दक्षिण में प्रचार करेंगे। भूपेश प्रचार करेंगे, कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों को? ये पहले भी सब मिलकर काफी प्रचार कर चुके हैं विधानसभा में, लोकसभा में। आपने इनका परिणाम देखा है, यहाँ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा की हमारी जीत वहाँ सुनिश्चित है। 45-40 साल से हमारा भाजपा को वहाँ 8 बार से विधायक है, 9वां बार भी विधायक बने। कोई असर पड़ेगा क्या? कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, भूपेश, टीएस, महेंद्र, अमरजीत, वैद जी तो लगातार रोज वहाँ पे गली गली घूम रहे हैं, कोई असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव में एक वातावरण बनता है, परंतु आजकल के जो वोटर हैं वो सभी जानते हैं कि वोट किसको देना है, किसको चुनना है। इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। ये बलौदा बाजार में घटना हुई और वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता सड़क पे पार्टी कर रहे थे, शराब पार्टी, और पुलिस रोकने गई तो पुलिस के साथ मारपीट की और बाद में उल्टे टीआई और पुलिस को सस्पेंड करा दिए। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि अगर उल्टे सीधे काम कराएंगे, वसूली कराएंगे अपने लिए, तो पुलिस वाले तो इनकी सुनेंगे नहीं, सारे राज जानते हैं। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और मनोबल गिराने का काम कर रही है बीजेपी के नेता, कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता एक्चुअल में विचलित हो चुके हैं। उनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि हम बताएं क्या, बोले क्या। एक और तो कांग्रेस बोलती है कि लैंड ऑर्डर खराब है, स्थिति खराब है, प्रदेश में कानून का जो राज है उसका दबाव नहीं है। दूसरी ओर वही कांग्रेस इस प्रकार की बात करती है कि लोगों को संरक्षण नहीं है। तो कल की जो बलौदा बाजार की घटना है, वहाँ का मैं प्रभारी मंत्री हूँ, पूरे घटनाक्रम पर मैंने जानकारी ली है। वहाँ पे चूंकि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की वो पुलिस का अधिकार है, करना चाहिए। कोई गलत काम करता है, कोई अवैधानिक काम करता है, पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। परंतु किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है, कानून के रक्षक को भी, कि किसी का मार के हाथ पांव तोड़ दे। और कल प्रथम दृष्टिया में यही बात आई कि वहां के टीआई और 2 कांस्टेबल मिलकर एक व्यक्ति को इतना मारे कि उसका हाथ पांव टूट गया। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर टीआई और 2 आरक्षक को सस्पेंड करके जांच कर रहे हैं। कोई उनके ऊपर दोष अधिरोपित नहीं किया। अभी जांच के लिए जो एसडीओपी स्तर के अधिकारी को नियुक्त किए हैं, और जैसे ही उसमें जांच होगी तो ये तय हो जाएगा कि वो रजिस्ट्रेट होंगे या फिर उनके ऊपर एफआईआर होके चार्जशीट होगी। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अधिकार नहीं है कि वो अपने हाथ में वो फैसला सुनाए, ये काम न्यायपालिका का है। कतई पुलिस के अधिकार नहीं है कि किसी को मार के उसको सुधारे, हाथ पांव तोड़ दे। इस प्रकार के भी जो कृत्य है बर्दाश्त नहीं। इसी को लेकर अमरजीत भगत कह रहे हैं कि सरकार फौज चला रहा है, जिसके आदेश पर ये हुआ। गृह मंत्री बोल रहे हैं कि ओपी चौधरी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि इनके बोलने पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। भाई, उनको ये कांग्रेस जैसा नहीं होता कि किसके बोलने पर होता है। यहाँ सरकार जो है, लोकतंत्र में पूरी शक्तियां जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि,
हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री जी हैं, पूरे कैबिनेट के लोग हैं, सरकार ये लोग चला रहे हैं। अब इनको हम बताने थोड़े जाएंगे कि सरकार किस प्रकार की चल रही है। सरकार जो है माननीय विष्णुदेव साय जी चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहा है और हर विभाग के मंत्रियों को पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने विभाग में अच्छे से अच्छे काम करने के लिए स्वतंत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को काम करने के लिए उत्साहित किया है, दिशा निर्देश दिया है और हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम करेंगे। 14 हो रही है 14 नवंबर से, और जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का, इसको लेकर अमरजीत भगत ने कहा है कि सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, न धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, न ई टोकन की व्यवस्था की गई है। ऐसे में कैसे संभव होगा जो लक्ष्य आप लोग रखे हैं? इस तरह से उन्होंने सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि कालाबाजारी को बढ़ावा, बिचौलियों के हाथों में किसानों को सौंप देगी सरकार। देखिए, अमरजीत भगत जी खाद्य मंत्री, और इस चीज को क्यों भूलते हैं, जब उनकी सरकार थी तो 1,10,000 मेट्रिक टन से ऊपर धान नहीं खरीद पाई। जब हमारी सरकार पिछले बार आई तो चुनाव के पहले धान खरीदी कहाँ हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 145 लाख मेट्रिक टन धान, लगभग उसका 1.5 गुना से थोड़ा सा कम हम धान खरीदे। क्या बात करेंगे अमरजीत भगत जी, उनके समय में खुद ही इतना कालाबाजारी था, किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों को दर दर की ठोकर खाने पड़ती थी। 2 साल का पिछला बोनस उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का किसी प्रकार का उनके पास हक नहीं है। उन्होंने किसान का शोषण किया है। हम 14 तारीख को धान खरीदी करने जा रहे हैं और पूरी तैयारियां हैं और सरकार किसान का एक दाना धान खरीदेगा। ये पूरा 1,60,000 मेट्रिक टन का जो लक्ष्य है, समय जो है उतना ही है और धान खरीदी केंद्र उतना ही है, कैसे संभव होगा? क्या केंद्र सरकार बढ़ाने जा रही है? पिछले बार भी धान खरीदी चुनाव के बाद चालू हुआ, जरूर शुरुआत में 1 तारीख से घोषणा हुई थी, लेकिन आप जब डाटा उठाकर देखेंगे तो 1 से 15 तक नहीं के बराबर धान है, फिर 15 से 30 तक भी धान की खरीदी कमी हुई थी। ऐसे में पिछले समय से हम 14 तारीख से पूरी ताकत से खरीदने जा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम विचार करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान एक दाना धान। ये मेगाहारा परिसर में सर, मेगाहारा परिसर में जो गार्डन बनाया गया था वो बहुत समय से बंद है, पिछले 2-3 महीनों से, जो मरीज के परिजनों के लिए बैठने के लिए बनाया गया था। उसके बाहर अब असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को देखने को मिलता है, तो कब खोला जाएगा और किस तरीके का, क्यों बंद किया गया उसको? कल ही मैंने मेघाहारा के जो MS है उनको कल ही निर्देशित किया। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरी भी इच्छा है कि वो गार्डन अच्छे से हो और पहले से अच्छा होगा। मैंने एक दिन सर बोलेंगे छोटा सा, वो डॉक्टर चिकित्सक जो कह रहे थे कि उससे तो रिजाइन करने की स्थिति आ जाएगी और उनके पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, तो क्या कुछ करने जा रही है सरकार? जो आपने प्रावधान किए हैं उसमें काफी, कल उनसे बातचीत हुआ है डॉक्टरों से, और कल जो राजनांदगांव के डॉक्टर जो इस्तीफा देने का प्रस्ताव भेजे थे उन्होंने उसको वापस लिया है और उनसे बातचीत करके बीच का रास्ता कुछ निकाल रहे हैं कि जो हॉस्पिटल भी हमारे चल जाए, प्रभावित ना हो, और वो भी जो NPA हैं जो अलाउंस नहीं लेते हैं प्रैक्टिस, ऐसे डॉक्टरों को जो है एक गाइडलाइन हम तय करने वाले हैं ताकि उनको भी दिक्कत ना हो। वो करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे निजी मेडिकल कॉलेज में, निजी जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस अलाउंस जो उसका भत्ता नहीं देते हैं प्रैक्टिस का, ऐसे डॉक्टर NPA जो हैं वो अपने क्लिनिक में और उसमें तो कर सकते हैं प्रैक्टिस, परंतु प्राइवेट दूसरे संस्थाओं में जो प्रैक्टिस है उस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जो है मशीन शिफ्टिंग मशीन इससे खाली पड़ा है, उसको जो है अधिकारी नहीं रहे, उसको बोल दीजिए। भैया एक सवाल है बस। भैया अरे कोई प्रश्न नहीं, अभी नहीं